हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की जियो की क्लास में जो हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है उसमें ज्योग्राफी के मल्टी चॉइस करेंगे। ठीक है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है, या फिर क्या है कि सूर्य से पृथ्वी की जो स्थिति है कि कौन से नंबरिंग के हिसाब से बताना है कि सूर्य है वो पृथ्वी से कौन सी स्थिति पे है या फिर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो क्या है, चौथे स्थान पे आता है, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर पहले स्थान पे। ठीक है, तो क्या है, जो सूर्य है वो पृथ्वी से तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, स्थिति पूछी है इसमें कि सूर्य है वो पृथ्वी से कौन से स्थान पर आता है, तो जो सूर्य है वो पृथ्वी के तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। कि प्राकृतिक के जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी में प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों उपग्रहों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जो हमारे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं और अप्राकृतिक उपग्रह हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा होता है। ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह पूछा है। ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है कि चंद्रमा है, टाइटन है, आर्यभट्ट है या फिर चंद्रयान है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह पूछा है तो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है उसका प्राकृतिक ग्रह है वो कौन सा है, तो चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है वो बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सौर मंडल का प्रधान तारा। ठीक है, जो सौर मंडल में जितने भी तारे होते हैं उनमें से एक ऐसा तारा बताना है जो प्रधान होता है। ठीक है, कि जो सबसे प्रधान होता है सौर मंडल का, जो सबसे पहले प्रधान तारा वो कौन सा है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, सूर्य है या फिर शनि ग्रह है। ठीक है, ये तो अगर हम देखते हैं तो ग्रह हो गए, जैसे बृहस्पति है, शनि है, ये तो क्या है, ग्रह है। यहाँ क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है कि प्रधान तारा बताना है। ठीक है, ये दो तो क्या है, अभी आ ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, कि बृहस्पति ग्रह और शनि भी क्या है, एक ग्रह है। तो तारा की बात करते हैं कि प्रधान तारा कौन सा होता है सौरमंडल का, तो सौरमंडल का प्रधान तारा है वो क्या है, सूर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति का कारण किस घटना को माना गया है। कि जो ऐसी कौन सी घटना होती है जिसके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति का कारण क्या है, कि कौन सी घटना के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। तो कौन सी घटना के कारण होती है, बिग बैंग सिद्धांत, टक्कर, द बिग प्लेट या फिर अन्य कारण के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है क्योंकि वो उसमें तो हमें बताया गया कि जो आकाश गंगाएं होती है वो क्या है, एक दूसरे से दूर जाती है, जिसमें क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका निर्माण है वो कैसे होता है, किसमें बताया गया है, वो हमारे बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया है। किस चीज का, कि ब्रह्मांड है वो किस प्रकार विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार होना। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें अगर यहाँ होता ना कि मतलब ब्रह्मांड का विस्तार कौन सी सिद्धांत के अंतर्गत होता है, तो आता हमारा बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, तो टक्कर भी नहीं हो सकता, अन्य कारण भी नहीं है, तो क्या है, द बिग प्लेट है वो क्या है, जिसके कारण क्या होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति का कारण है वो कौन सा है, द बिग प्लेट। ठीक है, आगे आता है कि सीरीज जुनो तथा बेस्टा क्या है। क्या पूछा है कि जो सीरीज है, जुनो है तथा बेस्टा है वो क्या है, किसके प्रकार है या किसके पार्ट है वो बताए गए हैं। कि वो क्या है, एक उपग्रह है, तारामंडल है, क्षुद्र ग्रह या फिर धूमकेतु है। ठीक है, तो जो सीरीज है, जुनो तथा बेस्टा है वो क्या है, उपग्रह नहीं है, तारामंडल भी नहीं है, धूमकेतु भी नहीं है, तो क्या है, वो एक क्षुद्र ग्रह है, यानी कि क्षुद्र ग्रह के ही पार्ट है। जो सीरीज जुनो तथा बेस्टा है वो किसके हैं, क्षुद्र ग्रह के पार्ट बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरीट मंडल से संबंधित है। ठीक है, जो किरीट मंडल है, एक मंडल का नाम है किरीट, की वो किससे संबंधित है, चंद्रमा से है, शुक्र से है, बृहस्पति से है या फिर सूर्य से है। तो किरीट मंडल का संबंध है वो किससे माना गया है, तो किरीट मंडल का संबंध है वो चंद्रमा से माना गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह है
वो कौन सा है? शनि है, अरुण है, बृहस्पति या फिर कुबेर। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह है, वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। यहीं पर अगर पूछ लिया जाता है कि जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, ठीक है, तो छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह है, वो क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अगर बड़े की बात आती है तो बृहस्पति ग्रह है, वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह की बात आती है तो बुध ग्रह है, वो क्या है? सबसे छोटा ग्रह बताया गया है। ठीक है, इसके आगे क्या आता है कि द्वितारक सिद्धांत से संबंधित है कि कौन सा विद्वान ने द्वितारक सिद्धांत बनाया है या जिसको प्रतिपादन किया है। तो कौन सा सिद्धांत है? कास्ट नहीं आएगा, कांट। कांट ने, लाप्लस आएगा यहाँ, लाप्लस ने, ओटो श्मिट या फिर जेम्स जीन ने। तो द्वितारक सिद्धांत से संबंधित है वो कि कौन से विद्वान ने द्वितारक सिद्धांत है वो दिया है। ठीक है, तो कौन से ने दिया है? जेम्स जीन्स ने है, वो क्या है? द्वितारक सिद्धांत से संबंधित है या फिर द्वितारक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया है। किसने? जेम्स जीन्स द्वारा द्वितारक सिद्धांत है वो बताया गया है। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं कि जो जेम्स जीन्स जो हमारे जो विद्वान है उन्होंने क्या है कि जो ज्वारीय परिकल्पना को भी प्रतिपादन किया है। ठीक है, जेम्स जीन्स ने ही क्या किया है? ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादन किया है, ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, तो ज्वारीय का परिकल्पना को प्रतिपादन का श्रेय है वो भी किसको जाता है? जेम्स जीन्स को जाता है। और जो हमारा द्वितारक जो सिद्धांत है उसको, वो भी किससे संबंधित है? जेम्स जीन्स से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, जेम्स जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन सी है। ठीक है, कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है उसके अंदर जो मतलब परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन से हैं। ठीक है, कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है उसके बाद में उसमें क्या है? परिकल्पना को प्रतिपादन करने के सिद्धांत है वो कौन से विद्वान ने दिया है। ठीक है, इमैनुएल कांट ने, लोफेरियर ने, लाप्लास ने या फिर कास्ते द बफर ने। तो किसने दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद में उससे संबंधित जितने भी अनुमान लगाए गए हैं उनका प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? कास्ते द बफर को। ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद में कास्ते द बफर ने क्या किया है? सर्वप्रथम यानी कि जो सबसे पहले मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो उसमें जैसे मतलब जितनी भी परतें होती है या फिर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, बाहरी संरचना होती है, उन सभी में सबसे पहले परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो कास्ते द बफर ने किया है, कास्ते द बफर ने। ठीक है, सबसे पहले किसने किया है? कास्ते द बफर ने। कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है उसमें चाहे वो आंतरिक सतह की बात कर लो चाहे बाहरी सतह की बात करते हैं, ठीक है, दोनों के ही अंतर्गत है वो किसकी बारी आती है? कौन इसको श्रेय करता है? तो कास्ते द बफर के कारण होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में जिस विद्वान के द्वारा संशोधन किया गया है वो कौन सा है। ठीक है, क्या है? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि जो निहारिका परिकल्पना है वो किसकी देन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाप्लास। ठीक है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में जिस विद्वान द्वारा संशोधन किया गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारी निहारिका परिकल्पना होती है, ठीक है, उसको जो प्रतिपादन किसने किया है? लाप्लास ने किया है। ठीक है, तो इसी के सिद्धांत को आगे संशोधन किसने किया है? मतलब निहारिका जो परिकल्पना है उसको संशोधन किसने किया है? चेम्बरलेन ने, रोसगर ने, जेम्स जीन्स ने या फिर कांट ने। तो जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है उसमें संशोधन है वो किसने किया है? रोसगर द्वारा किया गया है। किसकी? जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है उसमें संशोधन करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? रोसगर ने। ठीक है, कि रोसगर ने क्या किया है? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है कि निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलेन ने सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिस परिकल्पना को प्रस्तुत किया है वह कौन सी है? ठीक है, क्या है कि जो निहारिका परिकल्पना एक तो होगी निहारिका परिकल्पना किसने दी है? यह लाप्लास ने। ठीक है, लाप्लास द्वारा प्रतिपादन किया गया है निहारिका परिकल्पना को। क्वेश्चन में पूछा है कि निहारिका परिकल्पना के विपरीत इसके अलावा क्या है? विद्वान कौन सा आता है? चेम्बरलेन।
चेम्बरलेन ने क्या है, सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिस परिकल्पना को प्रस्तुत किया है वो कौन सी है? तो चेम्बरलेन ने किसे प्रस्तुत किया है? ग्रहाणु परिकल्पना को, ज्वारीय परिकल्पना को, वायव्य राशि परिकल्पना या फिर अंत तारक धूल परिकल्पना को? तो चेम्बरलेन द्वारा जो 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पना प्रस्तुत की है वो कौन सी आ जाएगी? ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, कौन सी आएगी? ग्रहाणु परिकल्पना। तो ये किसका ये परिकल्पना किसकी है? तो चेम्बरलेन की है ये। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ बताया गया है कि जो निहारिका परिकल्पना है उसके विपरीत क्या है, चेम्बरलेन ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना प्रस्तुत की है वो कौन सी है, कौन से सन में की है? तो 1905 में की है, चेम्बरलेन ने की है। कौन सी? ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु जो परिकल्पना है वो किसकी देन है? चेम्बरलेन की देन है। ठीक है, चेम्बरलेन ने इसे प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में जिस विद्वान ने संशोधन किया है वो कौन सी है? कि जो जेम्स जीन है उन्होंने क्या है कि ज्वारीय परिकल्पना में जिस विद्वान ने संशोधन किया है। ठीक है, तो क्या है कि प्रतिपादन किसने किया है ज्वारीय परिकल्पना का? जेम्स जीन ने। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि जो जेम्स जीन्स है उसने क्या है द्वैतक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? जो द्वैतक सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत जो जेम्स जीन ने दिया है द्वैतक सिद्धांत, और वही क्या किया है जेम्स जीन्स ने अपनी जो ज्वारीय परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। ठीक है, दोनों ही इसी ने बनाए हैं, जो द्वैतक सिद्धांत है वो और ज्वारीय परिकल्पना। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना है उसमें संशोधन किसने किया है? ठीक है, तो जेम्स जीन्स की जो संशोधन किसने किया है इसके अंतर्गत? तो जेफ्रीज ने किया है। किसने किया है? जेफ्रीज ने किया है। जो जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना है उसमें संशोधन किसने किया है? जेफ्रीज ने। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस के गणितज्ञ लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है वो कौन सी है? किसका पूछा है? लाप्लास। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है। तो लाप्लास ने किसका किया है? निहारिका परिकल्पना की है। ठीक है, बस इसमें इतना बताया गया है आगे कि फ्रांस के गणितज्ञ लाप्लास की वो क्या थे? एक गणितज्ञ थे, मतलब जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमें सीधा ही पूछा गया था कि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सी परिकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ सिर्फ इतना क्वेश्चन ही चेंज किया है, आंसर सेम ही है, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, तो निहारिका परिकल्पना किसने दी है? लाप्लास ने। नेक्स्ट है, सन 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन से हैं? वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है कि ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो ज्वारीय परिकल्पना का किसने किया है? जेम्स जीन्स ने किया है। ठीक है, रिपीट हो गया ये भी क्वेश्चन। आगे क्या है? तेजोदकार तत्वों के आधार पर पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टान की आयु कितनी है? ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की जो प्राचीनतम चट्टान है उसकी आयु पूछी है। ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो सबसे पुरानी वाली चट्टान है, सबसे प्राचीनतम जो चट्टान है उसकी आयु कितनी है? 3 अरब 70 करोड़ वर्ष, 3 अरब 50 करोड़ वर्ष, 4 अरब 55 करोड़ वर्ष या फिर 10 अरब वर्ष? तो कितनी है कि जो अगर हम प्राचीनतम चट्टानों की बात करते हैं कि जो सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी जो चट्टान है उसकी आयु कितनी है? तो उसकी आयु कितनी है? 3 अरब 70 करोड़ वर्ष। ठीक है, कितनी आयु इसकी बताई गई है? 3 अरब 70 करोड़ वर्ष है, वो क्या है? पुरानी चट्टानें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन विकास के क्रम में जिसे संधि काल माना जाता है वह है? कि जो हमारा जीवन का विकास का क्रम है उसे क्या है? संधि काल माना जाता है। उसमें क्या है? उसे ज्योग्राफी में क्या नाम दिया गया है? केनोजोइक, प्रेटोरोजोइक या फिर पैलोजोइक या फिर मेसोजोइक? तो क्या है कि जो हमारे जीवन की संधि का जो हमारे जीवन का विकास क्रम है उसे क्या है? जैसे संधि काल माना गया तो उसे ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है? तो मेसोजोइक के नाम से इसे जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेसोजोइक। नेक्स्ट है कि निम्न में से जिसे खड़िया युग कहा जाता है
है वह है कि इनमें से कौन किसे खड़िया युग है वो कहा जाता है, किसे जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी या फिर ट्रियासिक। तो जो खड़िया युग है वो किसे कहा जाता है, खड़िया युग किसे कहा जाता है, तो क्रेटेशियस को ही खड़िया युग है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह युग कौन सा है जिसमें विशिष्ट केंद्रों पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ है। युग बताना है कि इनमें से कौन सा युग है जिसमें क्या है कि मानव सभ्यता का जन्म होता है। तो किसे कहा जाता है, प्लीस्टोसियन युग, ओलिगोसियन युग, मायोसियन युग या फिर इयोसियन युग। तो जो अगर मानव सभ्यता का जन्म की बात आती है तो मानव सभ्यता का जन्म है वो कौन से युग में होता है, तो जो हमारा प्लीस्टोसियन युग होता है उसी में क्या होता है, मानव सभ्यता का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जिस युग को उर्गों का युग कहा जाता है वह है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो उर्गों का युग है वो कौन से युग को कहा जाता है, जुरासिक युग, क्रिटेशियस युग, ट्राइसिक युग या फिर परमिनियम युग। तो उर्गों का युग पूछा है तो उर्गों का युग कौन सा हो जाएगा, ट्राइसिक युग को ही उर्गों का युग है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर नामक विशालकाय जीवों की समाप्ति का युग है वो कौन सा है, कि जो डायनासोर नामक विशालकाय जीव होते हैं यानी कि जो जीव है वो समाप्त हो जाते हैं तो उनका युग है वो कौन सा होता है। ठीक है, कि जो डायनासोर नामक विशालकाय जीवों के समाप्त होने के बाद उनका जो उनको क्या है एक अलग युग में रखा जाता है, उन्हें क्या है एक अलग युग का नाम दिया जाता है। तो वो कौन सा युग है, सिलोरियन युग, कार्बेनिफेरस युग, डेवनोनियन युग या फिर क्रिटेशियस युग। तो ठीक है, जो डायनासोर नामक विशालकाय जीवों की समाप्ति का युग है तो वो कौन सा हो जाएगा, क्रिटेशियस युग है वो क्या है, विशालकाय जीवों की समाप्ति का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन अथवा कोयले का निर्माण किस युग में होता है। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि कोयले का निर्माण है वो कौन से युग में होता है, तो कार्बेनिफेरस युग में क्या है कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निफे के निर्माण में जिन तत्वों की प्रधानता है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे जो पूछा है कि जो निफे जो परत होती है इसमें क्या है हमारे पास 3 परतें होती है, सियाल, सीमा और निफे। यानी कि जो निफे परत है वो क्या है सबसे नीचे की परत मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है, फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी सियाल, सेकंड पे आती है सीमा और थर्ड पे क्या आती है, निफे। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा है कि निफे के निर्माण में जिन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे इसका जो बेस्ट तरीका होता है कि याद रखने का कि इसमें कौन से तत्व है वो पाए जाते हैं, जैसे क्या है निफे। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, Ni से बनता है अपना निकिल तथा Fe से क्या बनता है, फेरियन। ठीक है, तो ये क्या है इसमें पाए जाने वाले तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं कि मतलब सभी को अगर याद रखते हैं कि कौन सी तत्व कौन सी परत में अधिक पाए जाते हैं तो ऐसे याद रखना मुश्किल होता है। तो ठीक है, निफे में जैसे Ni से निकिल बनता है, Fe से क्या बनता है, फेरियन बनता है। ठीक है, तो आंसर में क्या है हमारे पास, सिलिका व एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका व एल्यूमिनियम तो कौन से के आ जाएंगे, सिग्मा के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिग्मा को क्या लिखा जाता है, तो Si से क्या बन गया सिलिका, Ma से बन गया ये आएंगे अपने सियाल के और ये आएंगे अपने मैग्नीशियम के। तो जो सिलिका व मैग्नीशियम आते हैं वो किसके आते हैं, सीमा परत के। ठीक है, और सिलिका जो हमारे पास आती है सियाल, तो जो सिलिका और एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो सियाल आती है तो Si से हो गया सिलिका और Al से हो गया एल्यूमिनियम। तो ये तो आगे हमारे पास जो सबसे पहली परत होती है हमारी सियाल के तत्व हैं और ये आगे हमारे पास सीमा के। ठीक है, तो जो बेसाल्ट है वो क्या है, वो तो एक खुद ही चट्टान है, तो चट्टान तो इसमें पूछा नहीं गया है, तत्व पूछे गए हैं तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्या आ जाएगा, निकिल व लोहा। तो यहाँ बात आ रही है लोहा की, तो लोहा क्या है, लोहा भी क्या है जो हमारी जो निफे परत होती है उसमें सबसे जो अधिक तत्व होते हैं, यानी कि निकिल और फेरियन के बाद में क्या है, कौन से स्थान पर आते हैं, लोहा है। यदि यहाँ फेरियन होता फिर भी ये क्वेश्चन आंसर है वो राइट होता, लोहा है फिर भी वो क्या है, राइट है, क्योंकि लोहा के तत्व है वो भी क्या है निफे परत में सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है जो चुंबकीय गुण है वो अधिक होते हैं जो हमारी निफे परत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकिल व लोहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में कितनी गहराई पर ताप के कारण ठोस जो पदार्थ है वो द्रवित हो जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी में की गहराई पूछी है। जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या है, पहले ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसके बाद में कि कितने किलोमीटर की दर में वो क्या है, ठोस पदार्थ से क्या है, द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन कितने किलोमीटर पर पाए जाते हैं, 32 किलोमीटर, 96, 50 या फिर 100 किलोमीटर। तो पृथ्वी की गहराई पर ताप के कारण, क्योंकि क्या है कि जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होने के कारण, कि जब तापमान में वृद्धि होती है तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या है, द्रवित अवस्था में बदल जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, तापमान है वो अधिक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा है कि गहराई है वो कितनी होती है, कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो द्रवित अवस्था में मिलते हैं। तो 50 किलोमीटर की गहराई के बाद में जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, द्रवित अवस्था में बदल जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की जिस परत में बेसाल्ट सेलें पाई जाती है वह है, कि जो हमारी परतें हैं ना, जो सियाल, सीमा तथा निफी हैं, उनमें से क्या बताना है कि कौन सी परत में बेसाल्ट सेलें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, तो बेसाल्ट सेलें हैं वो कौन सी परत में पाई जाती है, तो जो सीमा परत होती है उसमें क्या है, बेसाल्ट सेलें पाई जाती है। क्योंकि जो सियाल जो हमारी सीमा होती है उसमें तो क्या है, ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो पाई जाती है। किसमें, ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो पाई जाती है, और बेसाल्ट सेलें हैं वो किसमें पाई जाती है, सीमा जो परत होती है उसमें पाई जाती है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गुटनबर्ग ऐसे बनता है, कि गुटनबर्ग है वो किससे संबंधित है, सियाल व सीमा की जो परत होती है उससे, सियाल की जो अंतरशिला सीमा होती है उससे, या मेंटल व अंतरतम की, या मेंटल व निफे की। तो कौन सी सीमा से जो गुटनबर्ग है वो एस बनता है, यानी कि उसका जो मिलान है वो किससे होगा, सियाल व सीमा से, सियाल व अंतरतम। तो ये जो गुटनबर्ग है वो किससे होता है, मेंटल की अंतरतम सीमा से। जो मेंटल होता है उसकी जो अंदर की एक सतह होती है उसे क्या है, गुटनबर्ग का संबंध है। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।